डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम जहांबीन में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहांबीन डीडी कशीर की एक खसूसी निशस्त है, एक अच्छी सीरीज़ है जिसमें हम अवाम के खदशात और उनके सवालात जो हैं मौज़ूए बहस ले आते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हुकाम तक उनकी बात पहुँचाना और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे बहुत सारे मामलात में रहनुमाई हासिल करना, ये इस प्रोग्राम का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। आज इस प्रोग्राम की एक और कड़ी है जिसमें हमने एक टॉपिक जो है बड़ा खासा दिलचस्प और बड़ा क्रिटिकल भी है कश्मीर की पोजीशन को लेकर, वो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, या करियर काउंसलिंग जिसे ब्रॉडली आप कह सकते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने चंद मेहमानान को अपने स्टूडियो में दावत दी है। इस मामले में ज़रा उनसे एक करंट सिनारियो भी जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी समझने की कोशिश करेंगे जो पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है, एक ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे कश्मीर में क्या है और आगे का लाहे अमल सरकार के लिए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम अपने सवाल और जवाब का आगाज़ करें, हमारी डेस्क टीम ने इस मौजू के मुतल्लिक एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है। सबसे पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। आलमी माशरत तेजी से तकनीकी तब्दीलियों और पायदारी के अहदाफ से तश्कील पा रही है। जिसके नतीजे में ऐसी महारतों की मांग बढ़ गई है जो चौथे सनती इनकलाब से हम आहंग है। कश्मीरी नौजवानों के लिए ये तब्दीली रवायती पेशा वाराना रास्तों से आगे बढ़कर तेज रफ्तार तरक्की वाले शोबों से जुड़ने का एक सुनहरी मौका है। हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम, जिसमें 2024 तक 4 करोड़ 33 लाख तलबा आला तालीम में दाखिल हैं, जिद्दत तराजी पर जोर देता है, लेकिन इलाकाई चैलेंजेस जैसे नाकाफी बुनियाद ढांचा और सन्नतों से रवाबित की कमी अब भी मौजूद है। आज का कोई भी पेशा मुकम्मल तौर पर सिर्फ तकनीकी या सिर्फ फनी नहीं रहा। एक मेडिकल का तालिब इल्म अगर कोडिंग जानता हो, या तारीख का तालिब इल्म अगर GIS की मालूमात रखता हो, या साइंस का तालिब इल्म अगर कारोबारी महारतों से लेस हो, तो वो जदीद दौर के चैलेंजेस का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकता है। कश्मीर के नौजवानों को इंटरडिसिप्लिनरी तालीम को अपनाना चाहिए और विज्ञान ज्योति और PM कुसुम जैसे कौमी इक़दामात से फायदा उठाना चाहिए ताकि उभरते हुए शोबों में कामयाब हो सके। तालीमी इदारों, सन्नत और पॉलिसी साजों के दरमियान ताउन इंतहाई जरूरी है ताकि ऐसे निज़ाम कायम किए जा सके जो जिद्दत तराजी को फरोग दे। अगर कश्मीरी तलबा अपनी महारतों को आलमी रुझानात से हम आहंग करें तो वो न सिर्फ मुनाफा बख्श रोजगार हासिल कर सकते हैं, बल्कि इलाकाई तरक्की के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं और यूं तरक्की के अलमबरदार के तौर पर अपनी पहचान कायम कर सकते हैं। ये थी जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाजरीन, वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मंजूर साहब। डॉक्टर मंजूर साहब हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज के कश्मीर यूनिवर्सिटी और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ अपनी स्टूडियोज़ में। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा तमहीदन मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि ये
خاصا دلچسپ ہی نہیں بلکہ ایک بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ابھی بات کرنی ہے. کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا صرف کاؤنسلنگ ہی نہیں پراسپیکٹس کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. آیا ہمارے نوجوانوں کے پاس اس وقت کیا کیا پراسپیکٹس ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں, بیکاز اس وقت ٹیکنالوجی کا جو ہے بڑا ایک عروج ہے اور ہر کوئی چیز جو ہے نا دنیا میں ایک انڈسٹریل ریولوشن جسے آپ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن یا اب کیا دیکھ رہے ہو پاپا؟ تم کہتے ہو نا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت سوچ سمجھ کر انویسٹ کرنا چاہیے, بس تھوڑا سا گیان لے رہا. کس سے؟ ہر ایک اسٹاکس ایکسپرٹ ہے, مست ایجوکیشنل ویڈیوز بناتا ہے اور اچھی انویسٹمنٹ کی ٹپس بھی دیتا ہے. پاپا ان ویڈیوز پہ نہ جائیں, اپنا ریسرچ خود کریں یا سیبی رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر سے سمپرک کریں. ایجوکیشن کے نام پر کچھ انفلوئنسرز اکثر انویسٹر کو مس گائیڈ کرتے ہیں, نقصان آپ کا ہوگا. سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر. باقی چیزیں کہیں آپ اے آئی ٹیکنالوجی کہیں یا دیگر امور بھی کہیں, ایک بڑا خاصا شفٹ پیراڈائم جو ہے نا چینج ہو گیا ہے. اس زاویے سے بھی ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جاوید صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم ان فائن پوائنٹس پہ جائیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو نا ذرا ایک کانٹیکچوائز پہلے کر لیں کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ضروری کیوں ہے اور کیوں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے پراسپیکٹس ہونے چاہیے اور ان کے لیے کیا سکلنگ چاہیے اور نئے پراسپیکٹس کے لیے probably if there is any big change that we need to do. ذرا اس کی کانٹیکچوائزیشن آپ سے چاہیے. اختر صاحب شکریہ, ہمیں اس پرٹیکولر ٹاپک کے لیے آپ نے موضوع کیا, اس کے لیے آپ کا شکریہ. جہاں تک امپلائمنٹ کا سوال ہے اور جاب کریشن کا سوال ہے, یہ ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے اس وقت کنٹمپریری ورلڈ میں ایجوکیشن کا. ہم ایک ایسے دور سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اپنے آپ میں ضروری ہے ایک انسان کی بہتر تربیت کے لیے. وہ اپنی جگہ پہ بالکل حق ہے ابھی بھی, لیکن اس وقت جو کیپٹلزم جس کو ہم کہیں گے کہ اتنے عروج پہ ہے کہ آپ کا جو ویلیو ہے مارکیٹ میں وہ آپ کی امپلائمنٹ سے ہی ناپا جاتا ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں ہائر ایجوکیشن جو انڈیا میں ہے یا گلوبلی جو ہائر ایجوکیشن ہے, اس نے اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا ہے ان چینجنگ سرکمسٹانسز کو دیکھنے کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں. تو جہاں تک انڈین سینیریو کا سوال, اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو فوکل ایم ہے, مین آبجیکٹو جو ہے وہ گراس انرولمنٹ ریشو جو ہائر ایجوکیشن میں وہ 50% بڑھانا ہے بائی 2030 اینڈ بائی 2047 یو آر دا آبجیکٹو آف اے ڈیولپڈ انڈیا, رائٹ. سو اس کانٹیکسٹ میں اوور دا لاسٹ 10 ایئرس اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بہت پیراڈائم شفٹ اس کانٹیکسٹ میں بھی کہ 26.5% جو ہے انکریز آیا ہائر ایجوکیشن انرولمنٹ میں. ابھی آپ کے پاس 4.5 کروڑ کے آس پاس 4.33 کروڑ ٹو بی پریسائز انرولمنٹ ہے جو کہ گریجویشن سے ماسٹرز لیول پہ ہے جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے. اس کیس میں فیمیل انرولمنٹ ریشو بھی بڑھ گیا ہے, وہ راؤنڈ اباؤٹ 1.57 کروڑ ہے, اور دیٹ مینس کہ بائی اینڈ لارج فیمیل جو ہے لگ بھگ 48% آف دا دس انرولمنٹ ہے جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا سوال, جبکہ کشمیر میں وہ زیادہ ہے, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. کشمیر میں فیمیل انرولمنٹ ریشو پرٹیکولرلی ان ہائر ایجوکیشن بہت ہی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا میل انرولمنٹ ریشو ان دا ہائر ایجوکیشن. اس کے ساتھ ساتھ ایک سائڈ سے کہ انرولمنٹ بڑھ رہا ہے, دوسری سائڈ سے آپ کے جو نمبر آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں, 60,000 کراس کر چکے ہیں اس وقت جہاں تک ہمارے پبلک پلس پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ملا کے ہائر ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز اگر آپ دیکھیں گے, جب اس وقت ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے, ایک کریز تھی, ایک ریس تھی کہ آپ نے جی BE BTech یا MBBS یا اس طرح کے جو اس وقت جن کو ہم پروفیشنل کورسز مانتے تھے 15 سال پہلے, ان میں آپ نے جانا ہے. لیکن آپ انٹرسٹنگلی آپ مجھے لگتا ہے شاید یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے لیے بہت انٹرسٹنگ رہیں گے کہ ہمارے پاس جو انڈسٹری مانتی ہے کہ امپلائیبل گریجویٹس ہمیں آتے ہیں وہ 50 to 52% آف دا ٹوٹل آؤٹ پٹ ہے ہائر ایجوکیشن کا. میں ایز اے ٹیچر مانتا ہوں کہ 80 to 90% میرے گریجویٹ جو میری یونیورسٹی سے یا میرے ٹیکنیکل کالج سے نکلتے ہیں وہ امپلائیبل ہیں. لیکن انڈسٹری انفوسس کی ایک سروے تھی, میکنزی کی ایک سروے تھی 2024-25 میں, جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ریٹ کرتے 80% ہمارے گریجویٹس امپلائیبل ہیں, انڈسٹری ریٹ کرتی ہے 50 to 52% گریجویٹس امپلائیبل ہے. تو یہاں سے 4.5 کروڑ میں نے آپ کو بولا کہ یہ انرولمنٹ ہے, 4.5 کروڑ کا انرولمنٹ جو اس میں سے آپ کے 50% ہی امپلائیبل ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا بیک لاگ بنتا ہے لیبر مارکیٹ کے لیے. پہلی بات جاوید صاحب, یہ بات کو میں ذرا ادھر روکوں گا, ہمارے ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ سمجھنا ہے, یہ جو بائفرکیشن ابھی جاوید صاحب ہمیں دے رہے ہیں یہ صرف ان بچوں کی ہے یا ہمارے نوجوانوں کی ہے جو کہیں کسی لیول پہ انرولڈ ہیں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں. اس کے بغیر بھی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے
या सेक्शन है जिसमें जो हमारे बच्चे हैं वो किसी फॉर्मल इदारे से मंसूब नहीं हैं, जो शायद इन नंबर्स में शायद रिप्रेजेंट भी नहीं होते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है कि उनको काउंट किया जाए। जावेद साहब, आपके पॉइंट पे मैं आता हूं, लेकिन मंजूर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज अगेन जावेद साहब ने जो हमें एक जावेद साहब बीइंग फ्रॉम समवन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज, बट आप साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। एक जैसा मैं मुस्तार लेता हूँ जावेद साहब की बात से कि एक क्रेज़ साइंस को लेकर हमारे यहाँ पिछले 5-10 या मुझे लगता है उससे ज़्यादा दहाइयों से एक क्रेज़ रहा है साइंस की। एक तो आप बिकॉज आप सिस्टम के अंदर भी रह रहे हैं, आप वो भी देखें कि क्या, आप हमें ये भी बताएं कि क्या ट्रेंड आ रही है वहाँ पे, और उनकी जो फिर मार्केट रेडीनेस या एम्प्लॉयबिलिटी जिसको जावेद साहब ने कहा है, क्या उस पर भी कोई इम्पैक्ट है? क्या उस तरह अभी वो चेज़ कर रहे हैं इन साइंस या स्टेम कह लें उन डिसिप्लिन्स को? बट लेकिन उसके साथ साथ प्लीज़ हमें वो भी बता दीजिए जो बच्चे इस फॉर्मल सेटअप में नहीं है, सो उनके लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मदऊ करने के लिए इस प्रोग्राम में। जैसे जावेद साहब ने बताया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, बाय 2047 वी वांट टू बी ए डेवलप्ड नेशन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलप्ड नेशन, द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द यूथ and the higher education scenario has to be talked together, right? Because the higher education institution, higher education by itself is by choice, it's not by chance, right? And it's not for everybody and it's not mandatory, right? So we can get an idea about that, what is the gross enrollment ratio in present context in the Indian universities. Earlier there were the courses, just there were limited options, just the degree of medical sciences, be it MBBS or Ayurveda and many other sciences related to the field of medicine, right? And then there were another course जिसमें हम engineering की बात कर रहे थे, different courses of engineering degrees. That was a craze, it was up to a certain time. As of now there is also the craze for these two degrees, right? But over a period of time, when because of unemployability, because of a lack of job opportunities for those graduates, and we have a lot of people coming from outside the country as well with these degrees. As of now, if we see the statistics, Bachelor of Engineering in different courses are the most unemployed youth in the country. Okay. If you will look about the statistics from the World Economic Forum, you will see that the number of graduates who are unemployed as of now, the maximum number is from the engineering side. Okay. And this is also followed by, to some extent, by the medicine side. Right. Except that they are doing the residencies and they are doing the private job setups and all that, but still the jobs are squeezing. Right. With that, the shift is now changing. Since last 10-15 years, it has been now changing. There are more courses coming up. Right. For example, I will talk you about this pharmaceutical industry. It's expanding by leaps and bounds in all corners of the world. Right. So there is a growing market in pharmacy. Then we are talking about the vaccine development institutes. So vaccine boom is there. मंजूर साहब, ये बात तो हमने समझी है कि नए वोकेशनल सब्जेक्ट्स आए हैं, बिकॉज प्रोबेबली इस प्रोग्राम में हम स्किलिंग के बारे में भी एक थोड़ी सी बात करनी है कि ये जितने वोकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं क्या ये डिमांड ड्रिवन होते हैं या सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए आ जाते हैं? बिकॉज वो भी एक बड़ा एक सवाल है जो हमारे सोसाइटी में इस वक्त डिबेट का मरकज़ बना हुआ है कि ये जो सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स आते हैं इनकी कोई फिर लाइक अगेन मार्केट रेडीनेस इनकी होती है ये सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स करने के बाद? बिकॉज उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहाँ पिन करना चाहता हूँ, जो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हमारी प्रोपेंसिटी, जो हमारी जो एक इंक्लिनेशन थी ना साइंस के लिए, इस स्टैट को देखकर कि हमारी जो मार्केट रेडीनेस या एम्प्लॉयबल, आपको लगता है कि वो कम हो गई है, उसको कम होना चाहिए? ऐसा कुछ आपको देखने में मिला? बिकॉज आप एक एपिक्स इदारे में काम करते हैं तो आप उसको अंदर से देखते हैं, तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि या आप प्रोबेबली वो सजेस्ट करना चाहें, जैसा आप कह रहे हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स आए हैं तो लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए? क्या इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? क्या ये अच्छी स्ट्रेटजी है? नहीं, दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग employability, these courses whatever has been started now, they have been started after thorough discussions and a lot of efforts had been put up by different government organizations, and they have put up together, and then ultimately they had come up with those new courses. Okay. They are to some extent market driven and demand driven as well. For example, I told you about the pharmaceutical industry. It's having a boom. We are having vaccine readiness, vaccine development. It's having a boom. We recently saw that Aadhar Punewala's vaccine, Serum Institute of India, it is the largest supplier of vaccines to the entire world. So then there are nursing related courses are there. Then we are talking about artificial intelligence and medical sciences integration. That's recently, yesterday you saw that one of the surgeries were performed by the Chinese doctor
in the patient was in Italy. Exactly. So that is the robotics when it comes into the medical sciences. I think मंजूर साहब आप जो पॉइंट मैं नाजरीन के लिए ज़रा इसको कंसाइज कर दूं कि ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, ये जो डाइवर्सिटी आई है हमारी स्ट्रीम्स में, डिसिप्लिन्स में, कि जहां आप कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्रियां कर सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले जितनी कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल थे आज बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक कैविएट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि वो आप इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि आप जब वो वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं, वो वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, उसकी मार्केट रेडीनेस या जॉब अवेलेबिलिटी कहाँ है, कितनी है, कैसी है, इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करना चाहिए। जावेद साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने मंजूर साहब के डिस्कशन से पहले किया था कि 50% इंडस्ट्री कहती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट रेडी हैं या एम्प्लॉयबल है। इससे एक चीज़ होती है कि हमारा वो जो कॉर्पस है जो मार्केट रेडी नहीं है वो बहुत बढ़ जाता है, ऑल्सो कंसिडरिंग द पीपल हु आर नॉट इन फॉर्मल एकेडमिक। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन साइड ऑफ इट कि आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी डन। गवर्नमेंट जो अभी कर रही है क्या वो एडुकेट है? प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ कश्मीर में कर रहा है क्या वो एडुकेट है? कंसिडरिंग हम एक लास्ट माइल इकोसिस्टम है, आना बाहर जाना भी हमारे लिए जरा हर किसी के लिए उतना इजी नहीं है। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन साइड। अख्तर साहब, मैं आपसे एक इस सवाल पे आने से पहले मैं आपको एक बात, एक आपका ध्यान एक तरफ दिलाना चाहूँगा कि जिस वक्त इंसान इस दुनिया में आया उनने हज़ारों साल लगे उनको जब तक हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे पहुँचे, और it took 200 years for the industrial revolution to complete. It took 50 years for the agricultural revolution to complete, exactly. right? Exactly. It took 20 years for the IT boom to happen, exactly. right? At least मैं Indian context की बात करूँ, but it took 2 years for the AI revolution to happen. बिल्कुल। So ये pace है जिस पे human civilization चल रही है, और इसी pace से educational sector को अपने आप को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जहाँ तक लोगों के एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है या बैकग्राउंड है आपके इस सवाल का कि कश्मीर में इस वक्त अब हमें कौन सी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। देखिए, हमें एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये लोवेस्ट पॉसिबल लेवल से ही इन्हेंस करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करने पड़ेगा। रादर अगर हम 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे को एक जनरल एजुकेशन देते हैं, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो कॉन्टेक्स्ट देखें, अप्रेंटिसशिप उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अदर अर्न व्हाइल यू लर्न एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे जैसे आपने कहा कि लास्ट माइल इकोनॉमी है हम, लेकिन जो ये लास्ट माइल इकोनॉमी एक हिल इकोनॉमी भी है। इसमें स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इको टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन जॉब्स जिनको अभी हम कह रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जो बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोकल वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आप सारी टेक्नोलॉजीज, सोशियोलॉजीज और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कॉन्टेक्स्ट वो फ्यूज हो रहे हैं। वो जो बाउंड्रीज थी बिटवीन साइंसेज, सोशल साइंसेज, वो अब बहुत ज्यादा जम हो गई है। रोबोटिक्स अब आप साइकोलॉजी के में यूज कर रहे हैं। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखते हुए, एनईपी का कॉन्टेक्स्ट जहन में रखते हुए अगर आप ये देखेंगे हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास सोल्यूशन ये है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का स्कोप हमारे पास बहुत ज्यादा है। अभी सोलर पैनल फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने बच्चों को आईआईटीज या आईटीआईज और जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, क्या हमने उनको पहले इस टेक्नोलॉजी को जो कि आगे आने वाली उसके लिए तैयार किया था? इलेक्ट्रिशियंस की जॉब्स हैं। अगर आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंजूर साहब ने भी रेफरेंस दिया, अगर आप देखेंगे उनका जो प्रिडिक्शन है या प्रोजेक्शन है 2030 में कौन सी जॉब्स इन डिमांड होंगी और कौन सी जॉब्स डिक्लाइन होंगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। वो ये कह रहे हैं कि जो फार्मिंग जॉब्स हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में जॉब्स हैं, जो एग्जैक्टली जो आपके टूरिज्म के रिलेटेड जॉब्स हैं, जो आपके हॉस्पिटैलिटी केयर टेकिंग के रिलेटेड जॉब्स, जो आपके किराना शॉप सेलर्स की जॉब्स हैं, वो पिकअप करेंगी। जो अदरवाइज आप कहते थे कि वो बहुत टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे आपको ये क्या बोल रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज आप रिप्लेस कर रही है ह्यूमन इंटरवेंशन को, क्लर्क्स, एटीएम टेलर मशीन फॉर एग्जाम्पल आ गई। अब ध्यान होगा जब हम एसटीडीज की बात कर रहे थे तो कितना सारा शिफ्ट हो गया सोसाइटी में, बहुत रैंडम शिफ्ट हो गया, और विद इन 2 years आपको कोई एसटीडी बूथ नजर नहीं आया। वो लोग कहां गए? क्या वो अनएम्प्लॉयड हो गए? नहीं, they actually aligned themselves with something different. उनने what we call मोबाइल रिपेयरिंग, शायद वही लोग थे जो मोबाइल रिपेयरिंग में गए, लेकिन अब मोबाइल रिपेयरिंग भी शायद रिमोटली हो,
right? We do not know where AI is going to take us. Exactly. So people, it is only the people who are not changing with the changing times that they will get displaced. क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेट इस वक्त लिटरेचर में है कि क्या AI डिस्प्लेस करेगा लेबर को. No, AI is not going to displace labor because there is a peculiar situation right now. कल ही शायद 2025 का एक रिसर्च पेपर है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत अजीब सी सिचुएशन है. हमारे पास स्किल डिमांड के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे पास स्किल डेफिसिट है. Exactly. So there is a skill deficit and unemployment happening together. So you have people who are ready for the job, but the market is not taking them. You have market who is willing to take labor, there are not people. but the labor is not there. आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मैं ज़रा यहाँ पे दोहराने की भी जसारत करूँगा कि ना सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए, आप एम्प्लॉय तो होना चाहते हैं, हर कोई एम्प्लॉय होना चाहता है, बट द पॉइंट इज़ कि बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आप फोर्सी करें कि कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी. तो कोशिश करनी है कि वो सारे एट्रीब्यूट, स्किल्स, टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आप सीखें जो आपको उस मार्केट में जो है एब्जॉर्ब कर पाएं. मंजूर साहब, इसी डिस्कशन को ज़रा साइंस की तरफ ले जाते हुए और काइंडली ये भी कंसिडर कीजिएगा कि जो बच्चे पढ़ाई से या स्कूल से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बाहर हैं, उनके लिए भी हम कश्मीर में एक चीज़ देख रहे हैं, एक छोटा ही सही एक ट्रेंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस का चला है जिसमें टूरिज़्म एक बड़ा इनपुट है और टूरिज़्म से मुंसलिक जो सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने एक कलीदी रोल अदा किया है कम से कम पिछले 2-3-4 सालों में. बट वी सी कि हमारे यहाँ टूरिज़्म जो है ना बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है इन द सेंस कि हमारे हालात या बाकी चीज़ को. सो अगेन लोगों का उस पर कॉन्फिडेंस और उस तरीके से प्रोबेबली लोग उसमें जा नहीं पा रहे हैं और उसका भी एक कैप है कि कितने लोगों को फिर वो एम्प्लॉय कर सकता है. तो उसमें एक तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे हमारे फॉर्मल एजुकेशन में हैं, क्या आपको लगता है कि इन केस दे डिड नॉट गेट एब्जॉर्ब, दे कुड नॉट गेट एब्जॉर्ब उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, क्या आपको लगता है कि उनको हमने वैसी स्किलिंग दी है कि वो कहीं और एडजस्ट हो सकते हैं? नंबर 1 ये. नंबर 2 कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को कैसे या प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे गवर्नमेंट एंगेज करे सो दैट हम एक बड़ा काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ला सकें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे जावेद साहब ने कहा कि या स्किलिंग से ही शुरू कर ले वहाँ से, जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एब्जॉर्ब करे. क्योंकि अभी ये लगता है कि अगर मेरी कोई नेटवर्किंग पहचान है तो मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, बट एक जनरल जिसको नहीं कुछ पता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड समथिंग. बाय दैट टाइम वो मार्केट चला गया. कि काइंडली ये 2 सवाल हैं कि एक तो वो कि जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में हैं अगर वो अपनी स्ट्रीम में नहीं जा पाए तो क्या करेंगे, दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर सो दैट कुछ प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए आ पाए. यस, हाँ, इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए देयर हैव बीन लॉट ऑफ एफर्ट्स एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल एज वेल एज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन डिफरेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. If you talk about since last 5-6 years, there have been a lot of degrees now which are coming up with integrated approach. From 12th onwards, earlier we could not find any program which would have been an integrated system, like from 10+2+3, and then they can go to higher ups. Those who want to go for the jobs, they can deviate from that. The NEP also talks about that. NEP में भी यही प्रोविजन रखा गया है कि अगर आप कोई ड्रॉप आउट करना चाहता है फर्स्ट ईयर में, इवन विद डिप्लोमा, इवन विद सर्टिफिकेट कोर्स, इवन विद somebody who wants to pursue a graduation or graduation 3+1 years, के लिए स्कोप रखा गया. उसके लिए स्कोप रखा गया है. He want to exit, at every step he can take an exit and go for a job or diversify his skills and all that. Then there had been a lot of institutes which had come up in last 5-7 years. You talk about a chain of central universities across India, 14 in number. Then there were 6 ISER institutes, Indian Institute of Science, Education and Research, who are mostly taking the students at 10+2 levels. Then in order to promote the science in India, there has been a lot of schemes going on. One among them is the DST Inspire science internship programs, where the talented youth are being incentivized or they are given opportunities to come towards the science, because the most of the economies across the globe are based on science and innovation. You see, wherever the science and innovation is at the top, those economies are booming. Talk about Israel, the 45 is the ratio of innovations and higher education. Those are all skill-based courses, as against the average of 4.5 to 10 from rest of the countries. So it's why that Israel is booming in all the sectors. Coming to the government और private का जो partnership है, वो उसके लिए कोई लाहे अमल की कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज या प्राइवेट सेक्टर यहाँ कोलैबोरेट या पार्टनर करे ताकि
अक्रॉस हमारे जो यूथ है उनकी जो वोकेशनल अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेनिंग है, या उनकी जो स्किल ट्रेनिंग है, या उनकी जो डिग्रीज हैं, कटिंग अक्रॉस दैट होल यूनिवर्स, क्या आपको लगता है उनको करना चाहिए? और आर दे डूइंग सम थिंग्स जो हमें नहीं पता? Yes, in that direction steps have also been taken up. Not only the government and the private players have come together, but there are certain private initiatives as well. For example, I will talk about JK Scientists is one of the forms, okay, where the people are being guided to go abroad for their education after even 10th onwards. There is a form. It is a lot of Kashmiri scientists who are working abroad that had started this venture, okay, where all the students free of cost mentorship is being provided to them, and alhamdulillah as of now more than 300 Kashmiri students are studying in very good institutes across the globe. I think ये एक अच्छी एग्जांपल है जो मंजूर साहब ने कही है कि ये एक इनिशिएटिव है जो उन हमारे कश्मीरी बच्चों ने जो बाहर स्टडी कर रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से किया है. बट जावेद साहब, कमिंग टू यू, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं. आप दोनों से मैं ये लास्ट इस सेगमेंट में कपल ऑफ मिनट्स बचे हैं. दैट इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर कि एक ऐसी चीज जो आपके जहन में है कि ये करनी चाहिए या वो जो कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए? देखिए अख्तर साहब, क्लियरली डिफाइंड गवर्नमेंट प्रायोरिटीज और सपोर्ट, पर्टिकुलरली टॉप डाउन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस वक्त जहां तक जॉब क्राइसिस जो इन द मेकिंग है, उसको एड्रेस करने के लिए. दूसरी बात यहाँ पे, वी हैव टू डेवलप अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन and outlined rules between the universities, colleges and the public and private sector. See, हमारे ही बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे ही बच्चे जो कॉलेज में हैं, हम ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम ही प्राइवेट बिजनेसेस भी हैं. बिल्कुल. तो हमारे यहाँ पे इस तरह से क्यों है कि हम अपने कॉलेज के ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को अपनी लोकल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल नहीं मानते हैं? क्योंकि एक फीडबैक सिस्टम नहीं है इंडस्ट्री का एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का इंडस्ट्री की तरफ कि हमें क्या चाहिए. अगर मुझे यहाँ पे एग्री बिजनेस में जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए हमारी यूनिवर्सिटी में, कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में आइए, मुझे बताइए मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है, ताकि वो कल को आपकी यूनिट में आके आपका एक एम्प्लॉई बने. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को लेना पड़ेगा. उनको लेबर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, उनको लेबर हम तैयार करके देंगे. हम उनके दरवाजे पे जाएंगे, हमें बताइए हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा स्किल आपकी रिक्वायरमेंट है. हम कोशिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज जो अब यूनिवर्सिटीज में बन रही हैं उनमें हम इंडस्ट्री से लोगों को उसमें मेंबर रखें ताकि वो हमें गाइड करें कि उनकी स्किल रिक्वायरमेंट क्या है. ये दूसरी बात. तीसरी ये कि जो हमारा फॉर्मल एग्रीमेंट्स है, एमओयूज हैं, वो लोकल इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को उसमें साइन करने पड़ेंगे बियॉन्ड द इनफॉर्मल वे ऑफ लुकिंग एट इट, जो मैं इससे पहले बात कर. और हमें एक ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन थ्रू रेगुलर इंटरेक्शंस, एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है बिटवीन एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री. ये दो तीन चीजें गवर्नमेंट एक क्लियर कट पॉलिसी लेके आ जाए कि हाँ जी ये माइलस्टोन्स हैं जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को फुलफिल करनी है एज फार एज इट्स कोर्सेज एंड देयर रेलेवेंस टू द एम्प्लॉयमेंट, टू द मार्केट इज कंसर्न. जावेद साहब, आई थिंक बड़ा क्लियरली आपने और बड़ा एम्पेरिकली ये इसको कंडेंस करके हमें दिया है. ये प्रोग्राम हम आखिर में पहुंचे हैं. माजरत चाहता हूँ अपने मेहमानों से कि स्टूडियो की घड़ी जो है हमें इजाज़त नहीं देती हम डिस्कशन को या डिबेट को आगे बढ़ाएं. हालांकि बहुत सारे सवाल अभी तशनगी बहुत रही थी, बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं और डिस्कस करने बाकी थे. बट बात जो इस नतीजे पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अभी जितना कुछ कर रहा है ये अभी और करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट डूइंग. बहुत सारी मार्केट की अपनी डायनेमिक्स होती हैं कि मार्केट आपसे कुछ डिमांड करता है एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या बाकी इंडस्ट्री सबको रिएक्ट करना पड़ता है मार्केट की तरह अगर वहाँ पे डिमांड या पुल फैक्टर्स हैं. ये हमारी आज की नशस्त जहाँ बीन की थी. उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक पे हम एक और सीक्वल रिकॉर्ड करें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी रहे हैं जो मौज़ू बहस लाना ज़रूरी है. मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात की. नाजरीन, जहाँ बीन की पूरी टीम को इजाज़त दे दें. हम अगले एपिसोड में एक नए मौजू, एक नए टॉपिक, नए मेहमानों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे. जब तक के लिए इजाज़त दे दें. खुदा हाफिज़.
जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेद